दुनिया का इतिहास जितना विस्तृत और व्यापक है, उससे कहीं ज़्यादा रोमांचक और रहस्यमय भी है। समय समय पर इन रहस्यों पर से पर्दा उठाने की कोशिश तो की जाती रही है, लेकिन ये कोशिशें किस हद तक सफल हो पाई हैं, ये बात हमेशा से एक बड़ा सवाल रही है। कई बार इतिहास के कुछ रहस्य किताबों और खोज की दुनिया से निकलकर हमारी दुनिया में आ खड़े होते हैं। एक ऐसा ही अनसुलझा रहस्य है मिस्र के पिरामिड। आधुनिक जगत को अपनी टेक्नोलॉजी, नई खोज और आसमान को चूमती कई इमारतों पर नाज है, और होना भी चाहिए। पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि पुराने समय में किसी को इस विद्या की जानकारी नहीं थी, बल्कि सच तो यह है कि पुरातन काल में विज्ञान और तकनीक की अपनी एक विशिष्ट धारा थी, जिसमें न केवल वस्तुओं का आश्चर्यजनक ढंग से बदलाव होता था, बल्कि उसके साथ मानव शरीर और पर्यावरण जैसी कई कड़ियां जुड़ी होती थी। ये ऐसा विज्ञान था जिसकी दिशा धारा को अब तक नहीं समझा जा सका। प्राचीन मिस्र में मनुष्य को जलाने की प्रथा नहीं थी। वहां मानव शव को मसाला भरकर कब्र में सुरक्षित रखने का रिवाज था। वे हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सकते थे। वे मानते थे कि जीवन मरने के बाद भी चलता रहता है, इंसान मरकर भी जिंदा रहता है। उनके शवों के साथ खाने पीने की चीजें, कपड़े, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर और कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। मिस्र के पिरामिड वहां के तत्कालीन सम्राटों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि उनका राजा किसी देवता का वंशज है, इसलिए वे उसे उसी रूप में पूजना चाहते थे। मौत के बाद राजा दूसरी दुनिया में अन्य देवताओं से जा मिलता है। इस धारणा के चलते राजा का मकबरा बनाया जाता था। ये मकबरा त्रिभुजाकार होता था और ये पिरामिड चट्टान काट कर बनाए जाते थे। यूं तो मिस्र में 138 पिरामिड हैं, पर काहिरा के उपनगर गीजा में सिर्फ गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की लिस्ट में है। मिस्र के अधिकतर पिरामिड एक ही तरीके से बनाए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच गीजा के पिरामिड की संरचना थोड़ी अलग है और अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। दरअसल मिस्र का यह ग्रेट पिरामिड मिस्र के राजा खूफू की कब्र है, जिसका निर्माण आज से करीब 4500 साल पहले किया गया था। यह पिरामिड 450 फीट ऊंचा है और इसका आधार 13 एकड़ में फैला है, जो करीब 16 फुटबॉल मैदानों जितना है। यह 25 लाख चूना पत्थरों के खंडों से बना है, जिनमें से हर एक का वजन 2 से 30 टन के बीच है। इसकी झुकी त्रिकोणीय दीवारें जमीन से 52 अंश का कोण बनाती हैं। कमरे इस कुशलता से बने थे कि अंदर जाने का कोई रास्ता न था। प्रमाण बताते हैं कि इसे बनने में करीब 23 साल लगे। ग्रेट पिरामिड को इतनी परिशुद्धता से बनाया गया है कि वर्तमान तकनीक भी ऐसी इंजीनियरिंग को दोहरा नहीं सकती। मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे कि बिना मशीनों के और बिना आधुनिक औजारों के मिस्रवासियों ने कैसे इतने बड़े पत्थरों को 450 फीट ऊंचाई पर पहुंचाया होगा, और कैसे इस विशाल परियोजना को महज 23 सालों में पूरा किया होगा। त्रिकोण आकार में बनाए गए पिरामिडों की संरचना का सबसे मुख्य हिस्सा उसका ऊपरी भाग होता है, जिसे सबसे बाद में बनाया जाता है। यह ऊपरी भाग, जिसे कैपस्टोन या टॉप स्टोन कहा जाता है, इतना खास होता है कि इसे सोने या फिर बेशकीमती पत्थर से बनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो मिस्र के ग्रेट पिरामिड के ऊपर कैपस्टोन है ही नहीं? क्या ग्रेट पिरामिड को हमेशा से बिना कैपस्टोन के रखा गया था, या फिर बहुमूल्य पत्थर होने की वजह से इसे लूट लिया गया? इतिहासकार यह मानने से इनकार करते हैं कि ग्रेट पिरामिड के टॉप स्टोन को चुराया गया था। अगर ऐसा है तो वाकई इतना महत्वपूर्ण पिरामिड होने के बावजूद इसे सोने या किसी दूसरे बहुमूल्य पत्थर से फिर से क्यों नहीं ढका गया, या फिर ग्रेट पिरामिड को अधूरा ही छोड़ दिया गया था? इन सभी सवालों के बावजूद कई ऐसे सवाल हैं जिनका सही जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। हजारों सालों से प्राकृतिक थपेड़ों को सहने के बाद भी पिरामिड की संरचना में कोई अंतर नहीं आया है।
उन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि आरंभिक काल में मानवों ने रेगिस्तानी पठार में प्राकृतिक संरचनाओं से मुकाबला करते हुए ये कृत्रिम पर्वत कैसे बनाए होंगे। किन महाबली पुरुषों ने विशालकाय चट्टानों को वहां से सैकड़ों मील दूर मौजूद पर्वत श्रृंखलाओं से तोड़कर उन्हें मरुस्थल में जुटाया होगा। किन वास्तुकला विशेषज्ञों ने इनकी अद्भुत ज्यामिति प्रक्रिया में पसीना बहाया होगा। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सवालों का प्रमाणिक जवाब किसी के पास नहीं है। पिरामिड बनाना आसान नहीं था। मिस्रवासियों को इस कला में माहिर होने में काफी वक्त लग गया। विशाल योजना बनाकर नील नदी को पार कर बड़े बड़े पत्थर लाने पड़ते थे। पिरामिड बनाने में काफी मजदूरों की जरूरत होती थी। पत्थर काटने वाले कारीगर भी अपने फन में माहिर होते थे। पिरामिड विशेषज्ञ इवान हेडिंगटन के हिसाब से अगर ऐसा हुआ होगा तो इसके लिए सैकड़ों मजदूरों को साल के 365 दिनों में हर दिन 10 घंटे काम के दौरान हर दूसरे मिनट में एक बड़े पत्थर को ऊपर उठाकर रखना पड़ता होगा। क्या ऐसा संभव था? विशाल श्रम शक्ति के अलावा क्या प्राचीन मिस्रवासियों को सूक्ष्म गणितीय और खगोलीय ज्ञान रहा होगा? विशेषज्ञों के मुताबिक पिरामिड के बाहरी पत्थरों को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया है कि जोड़ों में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। मिस्र का एक और रहस्य रानी नेफरतीती से जुड़ा है, जिसकी मम्मी को पिछले कई सालों से इतिहासकार और पुरातत्वविद खोजने में लगे हैं। यह लापता मम्मी मिस्र की उस खूबसूरत रानी की है जिसकी मूर्ति तो जर्मन पुरातत्वविदों ने 1912 में खोज ली थी, लेकिन उसकी मम्मी आज तक किसी को नहीं मिल पाई। नेफरतीती की मौत 1340 ईस्वी पूर्व में हुई थी। उसकी खूबसूरती का जिक्र प्राचीन मिस्र से जुड़ी कथाओं और दस्तावेजों में मिलता है। उसकी खूबसूरती ने ही उसे सम्राटों की चहेती रानी बनाया था। लेकिन इसके बावजूद भी नेफरतीती का मकबरा क्यों नहीं मिल पाया, इस सवाल ने हमेशा से शोधकर्ताओं को उलझा कर रखा। वर्ष 1922 में एक ब्रिटिश पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने सम्राट तूतनखामन का मकबरा खोजा था और इसी मकबरे में नेफरतीती की मम्मी ढूंढ निकालने का दावा किया जाता रहा है। वैसे तो मिस्र सभ्यता ही अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन जितनी जिज्ञासा और दिलचस्पी सम्राट तूतनखामन के मकबरे को लेकर देखी जा सकती है, वह किसी और के लिए नहीं दिखती। जब सम्राट के मकबरे को तलाश किया गया था तो उसकी मम्मी के पास से सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से जड़े आभूषण पाए गए थे और उसका चेहरा सोने के मास्क से ढका हुआ था। रिसर्च में पता चलता है कि तूतनखामन मात्र 9 साल की उम्र में सम्राट बना और 19 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। डीएनए टेस्ट में यह बात पता चलती है कि तूतनखामन की मौत मलेरिया की वजह से हुई थी। साल 2007 में चेहरे पर लगे मास्क को हटाकर तूतनखामन की मम्मी को शोकेस किया गया। उस समय यह मान लिया गया था कि अब कोई रहस्य दुनिया के सामने आने से नहीं बचा, लेकिन जल्द ही एक और रहस्य सामने आ गया, रानी नेफरतीती के मकबरे का रहस्य। ब्रिटिश पुरातत्वविद निकोलस रिव्स जब तूतनखामन के मकबरे का विश्लेषण कर रहे थे तब उन्होंने वहां कुछ तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों को जब स्पेन की कला संस्था द्वारा तैयार करवाया गया तो उनमें मकबरों के दीवारों के पीछे 2 दरवाजों की झलक दिखाई दी। रिव्स ने यह दावा किया कि तूतनखामन के मकबरे के पास 2 गुप्त दरवाजे हैं, जिनमें से एक गोदाम की ओर जाता है और दूसरा रानी नेफरतीती का मकबरा है। डॉक्टर रिव्स को यह पूरा यकीन है कि यह मकबरा नेफरतीती का ही है, क्योंकि प्राचीन मिस्र में प्रवेश द्वार के दाहिनी तरफ सम्राटों के बजाय महारानियों का मकबरा बनवाया जाता था। डॉक्टर रिव्स की यह खोज तूतनखामन और महारानी नेफरतीती के रिश्ते के उस रहस्य को भी खोल सकती है जिसको लेकर विशेषज्ञों में विवाद है, क्योंकि कुछ इतिहासकार नेफरतीती को तूतनखामन की मां कहते हैं तो कुछ उसकी पसंदीदा रानी। यह भी माना जाता है कि नेफरतीती अपने जीवन के आखिरी दिनों में तूतनखामन की संरक्षक के तौर पर राज संभाल रही थी, जिसकी वजह से तूतनखामन को भी उसी मकबरे के पास दफनाया गया। तूतनखामन के मकबरे में एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के ब्रिटिश पुरातत्वविदों के नए दावों के बाद ये सवाल भी खड़ा हो गया कि क्या उसके गुप्त दरवाजों को खोला जाएगा? क्या मकबरे के गुप्त दरवाजों की खुदाई कर खूबसूरत महारानी नेफरतीती की भी मम्मी बाहर निकाली जाएगी? लेकिन सवाल यह है कि ऐसी हिम्मत कौन पुरातत्व शास्त्री करेगा, क्योंकि तूतनखामन के श्राप का डर हर किसी को सताता है। ये मानने वालों की कमी नहीं है
कि तूतनखामन के श्राप की वजह से उसके मकबरे में घुसने वालों की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि तूतनखामन के मकबरे की खुदाई करने वाली इतिहासकारों की टीम तूतनखामन श्राप का शिकार हो गई। 1922 में तूतनखामन के मकबरे में जाने वाले सबसे पहले थे पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर और उनके साथी लॉर्ड कार्नरवान। दुनिया भर के मीडिया में उसी वक्त से तूतनखामन के श्राप की चर्चा होने लगी और इसे मजबूती तब मिल गई जब 5 अप्रैल 1923 को कायरो में लॉर्ड कार्नरवान की मौत हो गई। 16 मई 1923 को ही मकबरे में जाने वाले एक और शख्स जॉर्ज गाउड की भी मौत हो गई। 27 सितंबर 1923 को ही लॉर्ड कार्नरवान के सौतेले भाई की भी मौत हो गई। 1923 में ही कार्टर को मकबरे की खोज के लिए पैसा देने वाले वुल्फे जूले की लाश नदी में मिली। 1925 में मकबरे में काम करने वाले जॉर्ज बेनेडिक्ट की मौत भी हार्ट अटैक से हुई। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट से जुड़ी 11 मौतों के पीछे तूतनखामन के श्राप को जिम्मेदार बताया जाता है। हालांकि बहुत से लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास ही मानते हैं, लेकिन 1986 में फ्रांसीसी रिसर्चर कैरोलिन स्टैनफिलिप ने इसका एक वैज्ञानिक कारण देने की कोशिश की। कैरोलिन ने अपनी खोज में पाया कि प्राचीन काल में जिस लेप से तूतनखामन की कब्र को सील करने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया वो वक्त के साथ सड़ चुके थे। उनमें बीमारी फैलाने वाले फंगस और स्पोर्स पैदा हो गए थे और शायद यही कारण है कि तूतनखामन के मकबरे में प्रवेश करने वाले बहुत से लोगों की मौत जानलेवा बीमारियों से हुई। लेकिन खुद हावर्ड कार्टर 60 साल से भी ज़्यादा उम्र तक जीते रहे। निकोलस के हिसाब से प्राचीन मिस्र की सबसे खूबसूरत रानी की ममी अब भी मकबरे के गुप्त तहखानों में मौजूद है और इसे खोलने पर ही इसकी सच्चाई सामने आ सकती है। रानी नेफरतीती और गीज़ा के महान पिरामिड के अलावा एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर मिस्र के लोगों ने क्यों इन पिरामिडों को बनाया होगा। इनको बनाने के पीछे का मकसद सिर्फ मरे हुए इंसान के शव को सुरक्षित रखना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दोस्तों, इस पर रिसर्च करने से जो नतीजे सामने आए वो चौंका देने वाले थे। आइए जानते हैं कि वो कौन सी बात थी जो मिस्र वासियों को इतना खास बना देती हैं। विलियम पीटरसन कॉलेज न्यू जर्सी के प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर लिवियो सी स्टेचनी के हिसाब से मिस्र के लोग ईसा से भी 3000 वर्ष पहले आधुनिक टेलीस्कोप और क्रोनोमीटर से भलीभांति परिचित थे। उन्होंने पिरामिड के निर्माण में उच्च स्तरीय वैज्ञानिक यंत्रों का इस्तेमाल किया। पिरामिड की चोटी ध्रुव के और परिधि भूमध्य रेखा के जैसी है। इसका जब वैज्ञानिक परीक्षण किया गया और इसके त्रिभुजाकार दीवारों की माप ली गई तो इनके कई आयामों में गणितीय स्थिरांक पाई 1.4 और फाई 1.618 का एक खास अनुपात पाया गया। पुनर्जागरण काल में इन अनुपातों का शिल्प कला में बहुतायत से प्रयोग किया गया। विशेषज्ञों के हिसाब से यह अनुपात मानवीय काया में सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न करता है। टी बून्स ने अपनी किताब सीक्रेट ऑफ एंशिएंट ज्योमेट्री में पिरामिडों के रहस्यमय आकार और उसके असर का गहराई से उल्लेख किया है। वैज्ञानिकों ने आकृति और आयाम की विभिन्न माप और उसके पारस्परिक अनुपात के दूसरे कई रहस्यों का भी पता लगाया है। इससे गीजा पिरामिड के रचनाकाल की भी जानकारी मिलती है। इन मापों में अंतरिक्षीय ग्रहपिंडों की दूरियों की भी जानकारी मिलती है। 19वीं सदी के प्रख्यात खगोलवेत्ता प्रॉक्टर ने अपने अनुसंधान निष्कर्ष में कहा था कि इन पिरामिडों का उपयोग ग्रह नक्षत्र के अध्ययन के लिए वेधशालाओं के रूप में किया जाता रहा होगा। मिस्र के पिरामिडों के निर्माण में कई खगोलीय आधार भी पाए गए हैं, जैसे कि तीनों पिरामिड ओरियन राशि के 3 तारों की सीध में हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि गीजा का पिरामिड निखिल ब्रह्मांड का एक छोटा सा मॉडल है। पूरे विश्व के मानचित्र को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा के बीच के बिंदु पर यह स्थित है। अगर इससे गुजरती हुई कोई क्षैतिज रेखा खींची जाए तो इस रेखा के पूर्वी और पश्चिमी भाग आपस में बराबर होंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर लुइस अल्वारेज के हिसाब से पिरामिड की संरचना ऐसे हुई है कि उसके अंदर की खुली हुई जगह हर समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा बनाती रहती है और ऊपर से अंतरिक्षीय ऊर्जा किरण प्रवेश होती रहती है। ऐसे ही बहुत सारी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती हैं जो ये साबित करती हैं कि मिस्र के पिरामिड सिर्फ शवों को दफनाने के लिए ही नहीं बने थे, बल्कि इसके पीछे का मकसद हमारी सोच से कहीं ज़्यादा रहस्यमय और वैज्ञानिक था। सालों से वैज्ञानिक इन पिरामिडों का रहस्य जानने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है।
इस बात को शायद ही कोई झुठला पाएगा कि मिस्र के पिरामिड अपने आप में एक ऐसी रहस्यमय पहेली है जिसकी हर परत को खोल पाना किसी के लिए संभव नहीं है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारे और भी कई एपिसोड आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग बिना रुके एंजॉय कर सकें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।